Hey everyone, this is Kushi. Welcome back to our 20 days geography revision series. जिनको नहीं पता है कि ये रिवीजन सीरीज क्या है, तो मैं बता दूं कि ये जो हमारी 20 डेज की रिवीजन सीरीज चलेगी, ये स्पेशली ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए है बिकॉज आई एम मेजरिंग इन ज्योग्राफी फ्रॉम मिरांडा हाउस, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ ज्योग्राफी एजुकेशनल चैनल ऑन यूट्यूब. सो इसमें हम आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, ओके, जिसमें हमारे कुछ कुछ पीवाईक्यूज भी होंगे और ये 3 और 5 मार्कर के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे. साथ में हम आपके लिए लेके आएंगे एमसीक्यूज. ओके, साथ में हमारे पास होंगे कुछ मैप वाली वीडियो. देन वी विल हैव 3 4 पीवाईक्यूज, फुल लेंथ पीवाईक्यूज, ठीक है, जो हम लोग सॉल्व करेंगे. उसकी वीडियोस भी आएंगी. एंड एक हमारी वीडियो आएगी एक रिवीजन शॉर्ट की, जो कि जब आपका पेपर होगा 26 फरवरी को, ठीक है, उस दिन शूट होगी, मतलब उस दिन लाइव जाएगी, सॉरी. सो ये कुछ हमने सोचा हुआ है 20 डेज रिवीजन सीरीज के लिए, ज्योग्राफी के लिए. तो आज जो हमारा चैप्टर है दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का सेकंड चैप्टर, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ. अब देखो यार, ये वाली जो चैप्टर है ये यूनिट 2 का है. यूनिट 2 में हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, एक तो पॉपुलेशन वाला है, दूसरा हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट वाला है. दोनों के मार्क्स 8 मार्कर्स का हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. सो अब देखते हैं सीबीएसई इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, बट मोस्टली इसमें से 3 मार्कर लाइक शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, तो लॉन्ग भी आ सकते हैं. सो लेट्स सी 5 मार्कर के. हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज माइग्रेशन. सो एज यू ऑल नो कि माइग्रेशन क्या होता है, लाइक इट्स द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. So that's a place A, that's a place B, and the process and the movement is known as migration. आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में तो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है. एंड यस, इसके ऊपर इसलिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी भी है बिकॉज ये किसी भी एक एरिया के डेमोग्राफी, यानी कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ को डिनोट करती है, डायरेक्टली अफेक्ट करती है माइग्रेशन. ओके गाइस, सो ये जो माइग्रेशन है इसमें 2 फैक्टर्स इसके इन्फ्लुएंस करते हैं माइग्रेशन के प्रोसेस को. हमारे जो फर्स्ट फैक्टर्स हैं वो है हमारे पुल फैक्टर्स. द सेकंड वन इज द पुश फैक्टर. ओके, सो जो पुल फैक्टर है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मैं अभी करंटली या मैं अभी करंटली मिरांडा हाउस में पढ़ रही हूँ और लाइक आई हैव शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली. ठीक है, आई लिव इन अ फ्लैट, सो आई हैव शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली. अब यार तुम लोग एक चीज सोचो, मैं इतनी दूर अपने घर को छोड़ के, है ना, मैं नई दिल्ली में क्यों आई हूँ. दिस इज ऑल्सो माइग्रेशन. आप लोग 12th के बाद अपने कॉलेजेस वगैरह में जाओगे तो फिर वो भी एक माइग्रेशन होगा. तो आप मतलब मैं क्यों आई हूँ, आई केम फॉर माई कॉलेज मीन्स बेटर एजुकेशन, वी कैन से दैट. काफी लोग यहाँ पे जॉब के लिए आते हैं, या बिकॉज अगर आपने एक पेपर का नाम सुना होगा एसएससी सीजीएल, तो अगर उसमें आपका एसएससी सीजीएल, तो अगर उसमें आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में सिलेक्शन होता है, तो उसकी पोस्टिंग मेनली सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में आती है, जो कि न्यू दिल्ली में ही पड़ता है ना. तो लोग इसलिए भी आते हैं, जॉब्स के लिए भी आते हैं. अब जो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वो दिल्ली के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है, बट आपने न्यूज़ में सुना होगा रिसेंटली कि दिल्ली का एक्यूआई बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है. तो काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, लाइक हिमाचल में काफ़ी लोग शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से, जो लोग लाइक फाइनेंशियली कैपेबल है, जो लोग शिफ्ट हो सकते हैं. काफ़ी लोग आई गेस बैंगलोर वगैरह में भी शिफ्ट हो रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो तीसरा हमारा आता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस. इन्वायरमेंटल कंडीशन में बस आपका एक्यूआई नहीं है, आपके फ्लड्स, ड्रॉट्स, डिजास्टर्स, ये सब चीज़ें भी आती हैं. ठीक है, देन वी हैव पॉलिटिकल इश्यूज. पॉलिटिकल इश्यूज, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा लोग माइग्रेट हो जाते हैं, राइट. कहीं पे अगर वॉर हो रही है, या कहीं पे अगर सिविल वॉरफेयर चल रहा है, हार्मनी नहीं है ना, इन सब चीजों के कारण भी लोग शिफ्ट हो जाते हैं. सो लाइक देयर आर मेनी मेनी फैक्टर्स. आपको अगर इन सब फैक्टर्स में से कोई और फैक्टर लगे बताने का, तो आप वही बता सकते हैं. या एक हमारे एक लिविंग स्टैंडर्ड भी होता है, उसकी वजह से भी काफी लोग शिफ्ट हो जाते हैं कि हमें कहीं पे हमारा अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड बन रहा है, तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं. ठीक है, सो ये, अब देखो यार, जब आप लिखोगे पेपर में तो आप कैसे लिखोगे. ये जो आपके पुल फैक्टर्स होते हैं ना, पुल फैक्टर्स का मतलब क्या है कि आपको कोई जगह बुला रही है, ठीक है. सो अगर आपको वो जगह बुला रही है तो ऑफ कोर्स उसमें एक पॉजिटिव एंगल आपको दिखेगा. इसमें पॉजिटिव साइड ऑफ अ प्लेस होती है, यहाँ पे आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है. ठीक है,
अच्छा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी फ़र्क होता है, ये वाली चीज़ भी हम आगे देखेंगे, आगे शायद क्वेश्चन में आए। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आपकी बढ़ती है, आपका एक ओवरऑल विकास होता है। ओके, सो ये सब चीज़ें पुल फैक्टर्स में काउंट होती है। पुश फैक्टर्स को देखें तो पुश का मतलब क्या है? धक्का मारना मतलब, है ना? सो अगर कोई जगह से मतलब आप कोई जगह से बाहर जा रहे हो, सो दैट्स नोन एज़ पुश फैक्टर्स। सो पुश फैक्टर्स में आपको कहीं न कहीं एक नेगेटिव साइड दिखता है एक जगह का। वहाँ पे आपकी इतनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। आप इसमें ये पॉइंटर्स को लिख सकते हैं कि पुल फैक्टर्स में हमारे पास एजुकेशन अच्छी है, जॉब फैसिलिटीज़ हैं, और सोशल सर्विसेज़ हैं, अच्छी हैं, जैसे कि हेल्थ केयर वगैरह, और हमारे पास एनवायरनमेंट अच्छा है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाते हैं यहाँ पे जाने से। ओके, ओके, एंड हार्मनी है, सोसाइटल हार्मनी है, और इसी का ही वाइस वर्सा हो जाएगा पुश फैक्टर्स में। सो दीज आर योर फैक्टर्स जो आपको लिख के आने हैं। इसके ऊपर एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, और साथ में आपके 3 मार्कर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अब इसका ये हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज योर, लेट्स सी, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज इमिग्रेशन? काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज जब इसके एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, आपको शायद कोई एक सिनेरियो दे देंगे, सो कंफ्यूजन इसमें ना हो तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ। देखो, इमिग्रेशन में सबसे पहले क्या आ रहा है? इम आ रहा है ना? तो इसको ऐसा याद रखो, यहाँ पे है इन, और यहाँ पे अगर इन है तो फिर यहाँ पे आउट हो जाएगा। थोड़ा सा लेमैन भाषा में बता रही हूँ, बट या सो इमिग्रेशन से याद रखना इन हमेशा। एक बंदा अगर कोई कंट्री में आ रहा है, मतलब वो वहां के लिए इमिग्रेंट हुआ, ठीक है? और वहां पे क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई कोई ऐसे कोई पुल फैक्टर्स होंगे उस जगह के, इसलिए तो वो उसे बुला रहे हैं, करेक्ट? और अगर एक बंदा किसी जगह से जा रहा है, ओके, किसी जगह से मान लो ये आपकी कोई प्लेस, उससे जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे एमिग्रेंट। और वो क्यों जा रहा है? कुछ फैक्टर्स होंगे कोई ना कोई। जैसे कि मैंने आपको न्यू दिल्ली का एग्जांपल दिया था, आप यहाँ पे चाहें तो फॉरेन कंट्रीज का एग्जांपल भी डाल सकते हैं कि काफी लोग फ्रॉम बेसिकली प्राइमरीली तो फ्रॉम पंजाब माइग्रेट होते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, और ये कनाडा वगैरह में, है ना, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। पंजाब नहीं, मतलब इसमें स्पेसिफाई मत करना, बट पंजाब से सबसे ज्यादा लोग ही एमिग्रेट होते हैं। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये माइग्रेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ना याद करके चले जाना अच्छे से एनसीईआरटी में से, बिकॉज इसके आपके एमसीक्यूज और ये सब चीजें बहुत ज्यादा आ जाती हैं। लेट मी जस्ट क्लियर इट। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। हाउ अ रूरल agrarian society develops into urban industrialized society, explain with the help of DTT. DTT is a very important topic. Okay, demographic, yeah, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अभी तो आप लोग 12th क्लास में हो, तो मतलब छोटी क्लास में हो ना, तो इतना इसको आपको डिटेल में बताया नहीं गया है, लेकिन इस डीटीटी के ऊपर एक पूरी पूरी वॉल्यूमिनस बुक्स हैं जो आप यूजी में पढ़ते हो अपने फर्स्ट ईयर में। एंड मतलब ये डीटीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ज़्यादा माननीय थ्योरी है, इसलिए इसको अभी तक भी माना जाता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है? ये बताती है कि एक कंट्री, बेसिकली ना, ये कंट्री का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों तीनों चीजें बता देती है उसके करंट सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है, ओके। ये बताती है कि कैसे कंट्री जो है, ये कंट्री ए है, वो कैसे पहले एक रूरल अग्रेरियन, मतलब उसकी प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो एग्रीकल्चर है, उसकी सोसाइटी एक रूरल सोसाइटी है, उसमें लिटरेसी रेट कम है, उसमें बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट ज़्यादा है, ठीक है? कैसे वो सोसाइटी, कैसे वो कंट्री ट्रांसफॉर्म हो जाती है अर्बनाइज सोसाइटी में, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्राइम लाइक प्राइमरी एक्टिविटी है, उसका लिटरेसी रेट बढ़ जाता है, उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं। तो कैसे होता है ये सब चीज़ें? ठीक है, ये वाली चीज़ हम पढ़ते हैं अपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें एक टेबल बनाना, सॉरी, ग्राफ बनाना है।
ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ना, इसको मान लो कि आपका भाई ये वाला क्वेश्चन आपका बच गया और आपके पास टाइम नहीं है, तो अगर आप बस ये एक डायग्राम भी बना दोगे ना, तब भी आपको आधे मार्क्स तो फिर भाई आपके कहीं नहीं गए। उसके साइड में थोड़ा बहुत लिख भी लोगे ना, फिर तो मिल ही जाएंगे पूरे पूरे नंबर। तो इसलिए डायग्राम को अच्छे से देख लेना, डायग्राम बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये जो डीटीटी वालों का जो ग्राफ है, ये हमें क्या बताता है कि हर एक कंट्री ना 3 फेजेज़ में चलती है, ठीक है? अब उसके 3 फेज़ क्या होते हैं? जो फर्स्ट फेज़ है, वो होता है हाई फ्लक्चुएटिंग, मतलब उसमें जो आपके ये जो सीबीआर और सीडीआर, मतलब क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट, दोनों ही हाई होती हैं। जो सेकंड फेज़ होता है, वो होता है आपका एक्सपैंडिंग, पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है, मतलब जो आपका क्रूड बर्थ रेट है, वो तो बढ़ रहा है, बट क्रूड डेथ रेट कम हो गया। ठीक है, अब वो कम क्यों हुए हैं? बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज मिल रही है लोगों को। ओके, सॉरी सॉरी, बेटर एजुकेशन नहीं, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है लोगों को। सरकार से जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं वो सब चीजें ठीक हो रही हैं। ठीक है, जॉब्स मिल रही हैं। इस वजह से आपका जो डेथ रेट है वो कम हो जाता है। वैक्सीन्स मिल रही हैं बच्चों के लिए, है ना? इस वजह से आपका जो डेथ रेट है ये वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके, देन जो हमारे जो थर्ड फेज है, वो क्या है? लो फ्लक्चुएटिंग। लो फ्लक्चुएटिंग मतलब इसमें हमारी सीबीआर भी कम है एंड सीडीआर भी कम है। अब इसको थोड़ा सा बना के देख लेते हैं, ताकि आप लोग को हर एक चीज पता चल जाए कि डायग्राम में कैसे बनानी है। देखो यार, यहाँ पे हम रखेंगे सी डी आर स्लैश सी बी आर। ओके, यहाँ पे हमारी कंट्रीज के नाम आएंगे। अब देखना, पहले फेज में क्या है? बिल्कुल हाई फ्लक्चुएटिंग है, मतलब दोनों ही हाई हैं। ठीक है, दोनों ही हाई है। फिर सेकंड फेज में क्या हो रहा है यार? सीबीआर बढ़ गई और जो सीडीआर है आपकी, वो आपकी कम होने लग गई। ओके, इसे थोड़ा अच्छे से कर लेना, मैं फिर से बना देती हूँ। सीबीआर आपकी बढ़ गई, सीडीआर आपकी कम होने लग गई। ठीक है, देन फिर क्या होता है? थर्ड फेज में क्या होता है? लो फ्लक्चुएटिंग, मतलब कम हो गई अब। दिस इज और सीबीआर सीडीआर। ओके, अच्छा, अब इसमें आपकी एनसीईआरटी में और भी कुछ एक बढ़िया सी एक चीज बताई थी कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे आपकी आ जाती है बांग्लादेश। अच्छा, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है ना, वो वाले करके चल रहा है ना, उसमें से एमसीक्यूज भी आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी आ जाती है, एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पे भी देखो यार, आपकी ना दो दो चीजें चल रही हैं यहाँ पे भी। यहाँ ये वाले पॉइंट में क्या हो रहा है और ये वाले पॉइंट में क्या हो रहा है? मतलब कंट्रीज जो फर्स्ट फेज से जस्ट निकली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी पेरू, और जो भी थर्ड फेज में एंटर होने वाली है, तो यहाँ पे आप ये आ जाएगी श्रीलंका, केन्या। ओके, एंड जो आपका थर्ड फेज है, उसमें आपकी आती है सबसे डेवलप्ड कंट्रीज, यूएसए, जापान, कनाडा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जो हमारा ये जो भारत है, इंडिया, वो कौन से फेज में आता है। और अगर वो सेकंड फेज में आता है, तो वो सेकंड फेज के कौन से फेज में आता है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग वाले में या बिल्कुल एंडिंग वाले में। ठीक है, ये वाली चीज मुझे बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ढूंढना और मुझे बताना, और यही बताना कि वो क्यों आता है वो वाले फेज में। ठीक है, अच्छा, ये आपका बन गया आपका डायग्राम। आपको ऐसा ही डायग्राम बना के आना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। हर एक चीज को अच्छे से मार्क कर देना। ओके, चलो। और इसमें जो फेजेस है ना, इनको अलग अलग हेडर्स में लिख देना, और ये भी लिख देना कि अगर ये हाई फ्लक्चुएटिंग है तो फिर क्यों है ना? क्यों है भाई? लिटरेसी रेट कम है, वही सब चीज़ें जो जो मैंने पहले बताई थी। एजुकेशन कम है, एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी है, तो उसमें क्या होता है कि अगर भाई साहब ज़्यादा बच्चे होंगे, तो हम ज़्यादा लोग को खेती में लगा पाएंगे। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उतनी है नहीं, तो भाई फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी फिर बहुत ज़्यादा हाई है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है नहीं। ये सब चीज़ें हैं। ओके,
और ये जो आपका सेकंड सेकंड के तो मैंने आपको बता दिया था क्या-क्या उसके रीज़न्स है। लो फ्लक्चुएटिंग में क्या है, सोसाइटी अब अर्बनाइज़्ड हो चुकी है, एजुकेशन अब बढ़ चुकी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अब बढ़ चुकी है, ठीक है? और क्या इसमें आएगा कि जॉब्स वगैरह अच्छी हो गई हैं अब। बेसिकली एक लिटरेट सोसाइटी बन गई है, लिटरेट एंड रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बन गई है। ओके? अच्छा, अच्छा अब ये जो थ्योरी है इससे हमें क्या समझ में आता है? जब आप इसका कॉन्क्लूजन लिखोगे ना, कॉन्क्लूजन या की टेकअवेज़ फ्रॉम दिस थ्योरी तो क्या समझाते हैं कि जो ह्यूमन्स है ना, वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है? अपनी फर्टिलिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। दैट्स द बिगेस्ट की टेकअवे फ्रॉम दिस थ्योरी अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। ओके? ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि यार पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है और उसके कौन-कौन से फैक्टर्स गवर्न कर रहे होते हैं। अब देखो यार पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? अच्छा पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर ना आपकी बुक में एक फेमस पर्सनैलिटी का नाम आता है। क्या नाम है उसका? पता है? जॉर्ज क्रेसी। ये सी है, ठीक है? ये सी है। जॉर्ज कैसी। जॉर्ज क्रेसी ने क्या बोला था? कि जो एशिया है उसमें कई जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कम हैं। ओके? बहुत ज़्यादा कम है और कई जगह ऐसी है जो जगह छोटी है, लेकिन वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं। ओके? तो इसने क्या बोला था? इसने पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की थी। ये आपका 1 मार्कर एमसीक्यू में आ जाता है। बोर्ड्स में नहीं तो सीयूईटी में तो आ ही जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना। चलो वैसे आप ये वाला भी आप इसका पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हो, तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। डेंसिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए स्क्वायर किलोमीटर। ये आपका एक स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज योर पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। ये आपकी होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम एक बार देख लेते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन कौन चीजें गवर्न करती हैं, मतलब बेसिकली कौन कौन से फैक्टर्स है ना पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाते हैं घटाते हैं। तो इसको भाई आप बहुत ज़्यादा अच्छे से आप करके आना, ये आपका 5 मार्कर्स के लिए आ जाता है, ठीक है? और इसमें आप बहुत प्यारा से कैसे फ्लो चार्ट सा बना सकते हो। आपका जो फर्स्ट फैक्टर है वो है आपका जियोग्राफिकल फैक्टर, सेकंड है आपका इकोनॉमिक फैक्टर, थर्ड है आपका सोशियो एंड कल्चरल फैक्टर। ओके? अब देखो मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताती हूँ, टाइम अगर कम है ना, फ्लो चार्ट में हर एक चीज़ लिख के आ जाओ, बहुत सही रहता है और मार्क्स भी मिल जाते हैं, ठीक है? तो अगर टाइम बहुत ज़्यादा ही कम है यार, लग रहा है यार अब तो पेपर छूट जाएगा, तो इससे अच्छा कि पेपर सच में छूट जाए तो फ्लो चार्ट में हर एक चीज़ लिख के आ जाओ। कैसे लिखोगे? हम अभी बात करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर। ज्योग्राफिकल फैक्टर में हमारा जो फर्स्ट फैक्टर है वो आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ओके? सेकंड फैक्टर है हमारा लैंडफॉर्म्स, ओके? थर्ड फैक्टर है क्लाइमेट एंड जो हमारा फोर्थ फैक्टर है वो है सॉइल। अभी मैं एक-एक करके हर एक चीज़ को समझाऊँगी। पहले आप देख लो कि इसमें आप कौन-कौन से सब पॉइंट्स लिखने हैं। जो ये सब हेडर्स हैं, वैसे ही आपको लिख के आना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है? जो एनसीईआरटी में जो लिखे हुए हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आपका आ जाता है मिनरल्स, देन आपके पास आता है अर्बनाइजेशन, देन आता है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके? एंड सोशल कल्चरल फैक्टर में आपको कोई सब हेडिंग नहीं है, तो ये तो बस आपको ऐसे लिख के आना है। चलो यार, अब हम देखते हैं कि इनमें क्या-क्या चीज़ें बोली गई हैं। आप सबको पता है कि जो
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, जस्ट अ सेकंड मैं इसको मिटा दूँ। अवे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में तो आप सबको पता है कि जो हमारे फर्स्ट पॉइंट है वाटर का, तो अगर आप देखोगे कि ये जो गंगा प्लेन्स हैं, वैसे तो गंगा प्लेन्स किसी और सब हेडिंग का एग्जाम्पल है, बट गंगा प्लेन्स इतने वर्सेटाइल है खुद में ही कि वो हर एक हेडिंग में ही कवर हो जाते हैं। तो हम गंगा प्लेन्स का एग्जाम्पल लेते हैं, बिकॉज गंगा प्लेन्स हमारा नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में आता है और सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट्स, डेंस स्टेट्स हमें यहाँ पे मिलती हैं, है ना? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? यूपी में है। सबसे डेंस स्टेट कौन सी है? बिहार की है। सबसे ज़्यादा डेंस यूनियन टेरिटरी कौन सी है? दिल्ली की है। तो ये सब चीज़ हम स्टडी करेंगे जब हम अपना पॉपुलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे अपनी दूसरी वाली बुक का। ठीक है, अब देखो यार गंगा प्लेन्स की बात देखो, यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है बहुत ज़्यादा, तभी वहाँ पे सारे इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। यहाँ का लैंडफॉर्म कैसा है? एकदम प्लेन है ना? पहाड़ों के ऊपर कम पॉपुलेशन होती है, बिकॉज वहाँ पे रोजमर्रा के काम करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, पानी लेके आना, ये सब चीज़ें लेके आना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। अच्छा, अब और गंगा प्लेन्स में क्या है, ये फर्टाइल भी है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा आराम से हो जाता है ना? तो हम ठीक है, तो ये जो गंगा प्लेन्स में 3 खासियत है, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्लेन्स हैं और फर्टाइल है। अब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, तो क्लाइमेट सबको कैसा वाला चाहिए? मॉडरेट सा क्लाइमेट चाहिए, है ना? ज़्यादा गर्मी ना हो, ज़्यादा सर्दी ना हो। तो एनसीईआरटी में यहाँ पे बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है मेडिटेरियन रीजन का। इसको अच्छे से आगे चले जाना, मेडिटेरियन रीजन, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है 1 मार्कर का। ठीक है? तो मेडिटेरियन रीजन में क्लाइमेट बहुत अच्छा है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी खासी पाई जाती है। ओके, ये हमारी ओह! सॉरी, ये हमारी फर्स्ट हेडिंग कंप्लीटेड। अनडू हो जाएगा? ओह! हो गया, थैंक गॉड। मैं तो डर गई थी, मैं ना सब कुछ मिट गया। ओके, क्लाइमेट। हुँ, नाउ वी हैव आवर सेकंड टॉपिक इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो कि फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनरल्स। मैं आपको यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ लो, बट हमारी एनसीईआरटी में कुछ और एग्जांपल भी दिए हुए हैं जिससे हम और अच्छे से समझ सकते हैं। देखो यार, जहाँ पे खदान होंगी, मतलब जहाँ पे माइनिंग फील्ड्स होंगी, वहाँ पे ऑफ कोर्स सी बात है एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, है ना? कहाँ-कहाँ से एम्प्लॉयमेंट आएगा? उस खदान को खोदना, मतलब अनस्किल्ड भी बढ़ जाएगा और स्किल्ड भी बढ़ जाएगा। इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे होंगी सबसे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि उनको रॉ मटेरियल्स लेने में आसानी होगी, उनका खर्चा वगैरह कम हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे मिनरल्स वाले पॉइंट में ना एक एग्जांपल, बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दिया है, ये आपके एमसीक्यू में भी आएगा, याद करके चले जाना। कटांगा, ज़ाम्बिया, कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका, मिनरल्स वाले में। अच्छा, इसमें ना कन्फ्यूज़न बड़ी होती है क्योंकि नीचे भी और हमें एग्ज़ाम्पल्स मिलते हैं। कन्फ्यूज़ मत होना, कटांगा, ज़ाम्बिया, कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका वो मिनरल्स का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? अब हम आते हैं अपने अर्बनाइज़ेशन में। अर्बनाइज़ेशन का मतलब क्या होता है? शहरीकरण। अच्छा, शहरीकरण में आपको बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं दिल्ली का एग्ज़ाम्पल लूँ, सो दिल्ली इज़ एन अर्बन सिटी। अब दिल्ली में आपको जो-जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, वो शायद आपको किसी गाँव में ना मिले, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे गिग वर्कर्स का एक बहुत ज़्यादा बड़ी एक इकॉनमी चलती है, गिग वर्कर्स इकॉनमी। ये जो ज़ेप्टो, ज़ोमैटो, ब्लिंकिट वाले हैं, तो इनको काम कहाँ से मिल रहा है? मतलब यहाँ से तो मिल रहा है ना। ग यार गाँव में अभी तक ज़ेप्टो वगैरह ये सब चीज़ें नहीं चली है, बट दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। चल भी होंगी कोई-कोई गाँव में, मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट मैंने तो यही सुनने में आया कि इतनी नहीं चली है वहाँ पे, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई अगर दिल्ली की बात करें, यहाँ पे आपकी मेट्रो है। मेट्रो में कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है? फिर यहाँ पे ऑफ कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो इसलिए भाई दिल्ली बहुत ज़्यादा डेंस्ड है, दिल्ली सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंस यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, ठीक है? और यहाँ पे क्या-क्या है, जॉब्स वगैरह ही मिल जाती है क्योंकि इतने सारे कोचिंग्स वाले हैं। एजुकेशन भी यहाँ पे आपको ईज़िली मिल जाती है। सो ये सब पॉइंटर्स हैं, क्योंकि दिल्ली एक अर्बन, अब देखो मैंने तो बस ये दिल्ली का ही बस एग्ज़ाम्पल है क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी हैं। बट आप किसी और जगह का भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। सो ये होगा अर्बनाइज़ेशन वाला पॉइंट। देन वी हैव इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो तब भी वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा ही मिलती है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, तो आपका ये जो लुधियाना है, ओके? वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है। हिमाचल में चले जाओगे तो भई बद्दी हमारा एक रीजन है हिमाचल का, बिकॉज़ मैं हिमाचल से बिलॉन्ग करती हूँ, इसलिए मुझे इसका एग्ज़ाम्पल पता है। देन वी हैव कानपुर इन यूपी, ठीक है? ये सब जगहों के ऊपर पॉपुलेशन डेंस है। एक एग्ज़ाम्पल हमारी बुक में दिया हुआ है,
इट इज अबाउट ऑफ द कोबे ओसाका रीजन इन जापान। ठीक है, इस एग्जाम्पल को याद करके चले जाना, एमसीक्यू आता है 1 नंबर का। एमसीक्यू वैसे एक ही नंबर का होता है लेकिन हाँ, तो मैं कह रही थी इस एग्जाम्पल को ढंग से याद करके चले जाना। अच्छा, इंडस्ट्रीज में एक और फायदा होता है। इंडस्ट्रीज में बस ये नहीं होता कि वहां पे लोग जो काम कर रहे हैं बस उनका ही बस एम्प्लॉयमेंट है, साइड में जो मार्केट है वहां के जो शॉपकीपर्स है उनका होता है, ट्रांसपोर्ट वालों का होता है। ठीक है, जो लोग रॉ मटेरियल्स ले लेके आ रहे हैं उनको एक रोजगार मिलता है। सो इंडस्ट्रीज के आसपास भी काफी ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। ओके, then we have our another topic, it is social and cultural social and cultural factors। अब देखो यार, पैसा बहुत जरूरी है जीवन में। ठीक है, पैसा इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। बट सोचो एक रीजन है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं बट वहां पे बाहर ना लड़ाइयाँ हो रही हैं, सिविल वॉरफेयर हो रहे हैं, रह पाओगे क्या? नहीं रह पाओगे। इसलिए पैसा तो जरूरी है ही है, बट एक सोसाइटल हार्मनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप एक हॉलिस्टिक लाइफ जी सको। ठीक है, हॉलिस्टिक लाइफ जी सको ताकि आपका हॉलिस्टिक लेवल के ऊपर डेवलपमेंट हो पाए। ओके, सो यही वाली चीजें हैं कि मतलब ये सब चीजें होनी चाहिए, तभी मतलब तभी अगर मान लो किसी जगह पे बहुत अच्छी सुख शांति है तो वहां पे आपको डेंसिटी ज्यादा मिलती है। इसके ऊपर और भी ज्यादा अलग अलग फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बट एक जनरल परसेप्शन तो यही है। और काफी बार ये वाली चीज देखी गई है कि गवर्नमेंट जो है ना, मान लो कि उसके पास एक जगह है और उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो रही है, तो गवर्नमेंट ना लोगों को इंसेंटिव्स भी देती है, इंसेंटिव्स भी देती है कि आप वहां पे रहो। अब ये इंसेंटिव जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट पैसा ही हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज में इजी एक्सेस कर देंगी। ठीक है, स्कॉलरशिप्स दे देंगी जो कि बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज करती हैं, स्कॉलरशिप दे देंगी, फेलोशिप्स दे देंगी कि भाई आप हमारे यहाँ पे रहो, पैसा हम आपको देंगे, आप काम वगैरह करो, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाएगी और आपके लिए फायदा हो जाएगा। सो दैट्स ऑल्सो वन पॉइंट, इंसेंटिवाइजेशन। ओके, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से करके चले जाना, इसमें से आपके 5 5 नंबर का ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पहले तो देखो आप यहाँ पे क्या बताओगे कि पॉपुलेशन चेंज होता क्या है। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज कह लो या पॉपुलेशन ग्रोथ कह लो, दोनों चीजें एक ही चीज है कि मतलब भाई दो सेट्स ऑफ टाइम है, दो पॉइंट ऑफ टाइम है, उसमें आपकी पॉपुलेशन बढ़ी है या घटी है, दैट इज नोन एज अ चेंज इन द पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखो यार पॉपुलेशन चेंज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कि मतलब कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज आपका होता है। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गई कि ये जो पॉपुलेशन चेंज है, ये जो पॉपुलेशन चेंज है या इसको पॉपुलेशन ग्रोथ भी कहते हैं, ये ना दो चीजें होती हैं इसमें। पहली आपकी होती है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें आपका क्या होता है कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ठीक है, किसी भी रीजन की अगर आपको नेचुरल ग्रोथ निकालनी है तो वो आपका फॉर्मूला होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। अच्छा, दूसरा होता है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जिसमें आपका क्या होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस इन माइग्रेशन, या हम उसको क्या बोला था हमने, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन, मतलब इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। ठीक है, सो ये भी हमारा एक दूसरा एक्चुअल ग्रोथ का फॉर्मूला है। ये दोनों चीजें याद करके चले जाना, एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे और आंसर में भी लिख लोगे ना तो आंसर अच्छा लगता है। ओके, देन वी हैव मोर टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये तो आप सबको बहुत आसानी से आता ही होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ, फर्स्ट इज आर पॉजिटिव एंड सेकंड इज आर नेगेटिव ग्रोथ। पॉजिटिव आप लोग को पता है, ठीक है, कि भाई बर्थ रेट बढ़ गई, पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज हो गया। इंडिया से ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल इसका कौन सा होगा, है ना, इंडिया इज नाउ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। एंड वी हैव नेगेटिव। अच्छा, अब नेगेटिव किस किस चीज़ों की वजह से हो सकता है, जैसे हम अपनी डेवलप कंट्रीज को देख रहे हैं, वहां पे क्या ऐसा प्रिडिक्शन हो रहा है कि वहां पे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो रही है। ओके, अच्छा, ये वॉर की वजह से भी हो जाता है,
कुछ ऐसे डिज़ास्टर्स वग़ैरह आ गए, उसकी वज़ह से भी हो जाता है। एक और चीज़ होती है कि अर्बनाइज़ेशन आप कह सकते हो, ठीक है? अर्बनाइज़ेशन की वज़ह से भी आपको कभी-कभी नेगेटिव ग्रोथ रेट मतलब बेसिकली ये एक सारे सारे जो साइंटिस्ट वग़ैरह हैं, ये एक असम्पशन लगा रहे हैं कि हाँ, मतलब ये जो सारी-सारी जो कंट्री है, इनका वो सब चीज़ें नेगेटिव ग्रोथ अब होने वाली है इन कंट्रीज़ में। जैसे कि आप ज जापान का एग्ज़ाम्पल ले लो, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शंस लग रही हैं। नाउ हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो ये सब चीज़ें लिख दोगे ना आंसर में तो अच्छा लगेगा। 2 मिनट का काम है बस लिखना, तो इट विल लुक नाइस। नाउ वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है? फर्स्ट कंपोनेंट है आपका क्रूड बर्थ रेट, देन है आपका क्रूड डेथ रेट, देन वी हैव माइग्रेशन। माइग्रेशन की तो चर्चा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही कर ली थी। हम क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, क्या होती हैं चीज़ें। यार अब देखो यस, तो जो हमारा पहला कंपोनेंट है वो है क्रूड बर्थ रेट। अच्छा ये बताओ कि क्रूड का मतलब क्या होता है? क्रूड क्रूड ऑयल सुना होगा। क्रूड ऑयल क्या होता है कि जिसके प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास पेट्रोल आता है, डीजल आता है ना? एक्सेट्रा चीज़ें आ जाती हैं। तो वैसे हमारे क्रूड बर्थ रेट होता है। बेसिकली इसमें हम सारे सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं हम उनको लेते हैं। जैसे कि एल्डर्स हैं, ठीक है? वर्किंग, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन दोनों को लिया जाता है। मदर्स हैं जो लोग फर्टिलिटी में कंट्रीब्यूशन देते हैं। चिल्ड्रन हैं, ठीक है? मेल, फीमेल मतलब दोनों को हम इसमें काउंट करते हैं। ओके, ओके एंड बर्थ रेट तो आप लोग को पता ही है कि बर्थ रेट क्या होता है, ठीक है? अच्छा अब इसका जो फॉर्मूला होता है ये ज़रा थोड़ा-सा ध्यान से देखना, इनटू 1000 इसे याद करके चले जाना। कोई कैलकुलेशन तो नहीं करवाएगा, लेकिन इसे लिखना बहुत ज़रूरी है। अब ये बीआई का क्या मतलब है? बीआई का मतलब है लाइव बर्थ्स। ऑफ कोर्स यार मतलब लाइव बर्थ्स मतलब कि काफ़ी जो बच्चे-वच्चे होते हैं वो पैदा होने के बाद मर जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ और अनहाइजीनिक कंडीशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कहते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे लाइव बर्थ्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? देन वी हैव पी। पी का मतलब होता है मिड ईयर पॉपुलेशन। ये काउंट होती है 1 जुलाई पे। कि 1 जुलाई पे एक देश की कितनी पॉपुलेशन है, सो दैट विल बी आवर मिड ईयर पॉपुलेशन। देन वी हैव आवर थर्ड पार्ट व्हिच इज 1000। तो 1000 का मतलब क्या है कि जब आंसर निकलता है ना, सो हम हमेशा कहते हैं कि 15 लाइव बर्थ्स, ठीक है, पर 1000 नंबर ऑफ पीपल। ओके, सो 1000 नंबर ऑफ पीपल। और अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अरे यार 1000 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज ये मेरे दिमाग में आया था जब मैं इसको पढ़ रही थी। तो 1000 इसलिए लिखा होता है क्योंकि यार देखो एक साल में जितनी बर्थ हो रही है ना, तो उनका नंबर जब हम उनको टोटल पॉपुलेशन जो कि हमारी मीडिया की पॉपुलेशन होती है उससे जब हम डिवाइड करते हैं तो बहुत छोटा आता है। मान लो आपका आ जाएगा 0.015, ठीक है? इसलिए उसको आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि हम आगे जब उसका एस्टिमेशन लगाएँ या जब हम उसको कंपैरिज़न में, क्योंकि देखो इस ऐसे डेटा को कंपैरिज़न में और पॉलिसी मेकिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो हमें उसमें ईज़ी रहे। ठीक है? ये होता है हमारा लाइक उसका मेन कंसर्न। ओके। क्रूड बर्थ रेट आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके। देन वी हैव आवर नेक्स्ट कंपोनेंट। ओके। देन वी हैव आवर नेक्स्ट कंपोनेंट क्रूड, अच्छा चलो ब्लैक ही रखते हैं। क्रूड डेथ रेट। एक साल में कितनी डेथ्स हुई हैं कोई भी कंट्री में, दैट इज क्रूड डेथ रेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CTR इज इक्वल्स टू डेथ्स डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू में 1000, ठीक है? दैट्स इज फॉर्मूला। अगर किसी कंट्री की क्रूड डेथ रेट ज्यादा तो इसका इंडिकेशन क्या होता है? उसमें हेल्थ फैसिलिटीज पुअर हो सकती हैं, ठीक है? उसमें वॉर्स वाली सिचुएशन है शायद, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? किसी कंट्री की अगर क्रूड डेथ रेट कम है मतलब अर्बनाइज सोसाइटी है, अर्बनाइज सोसाइटी है, हेल्थ कंडीशंस अच्छी है ना, एजुकेशन भी अच्छी है, एंड देन वी हैव डिजास्टर्स वगैरह नहीं है,
मतलब एक डेवलप्ड सोसाइटी है, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है कि वो अपने हर एक डिजास्टर को डिफेंड कर सकते हैं, मतलब हर एक डिजास्टर से डिफेंड हो सकते हैं, सॉरी। ओके, दैट्स आवर क्रू डेथ रेट। माइग्रेशन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ लिया था, सो दैट्स आर नंबर 4th क्वेश्चन। देन वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 5, थॉमस मैल्थुसियन थ्योरी। अच्छा, अब इस थ्योरी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगेन जो भी ये थ्योरीज है ना, ये बहुत ज्यादा कम करके आपको आपके क्लास 12th में दी हुई हैं, ठीक है, बट जब आप आगे यूजी में डालते हो तो इनकी अलग अलग से एक पूरी बुक होती है। तो थॉमस मैल्थुसियन थ्योरी 1798 में दी थी, ईयर को याद रख लेना, एमसीक्यूज में आ सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन फिजिकल चेक्स। ओके, सो थॉमस मैल्थस ने एक चीज कही थी कि एक ऐसा टाइम आएगा जब जो फूड सप्लाई होगी, ठीक है, और आपकी ये जो पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन आपकी फूड सप्लाई को ओवर पावर कर देगी, या पॉपुलेशन आपकी फूड सप्लाई को ओवर पावर कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, देश में वॉर्स हो जाएंगी, फेमाइन्स बढ़ जाएंगे, ड्रॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यार, एक ये वाली चीज भी सोचो कि ये वाली थ्योरी बहुत ज्यादा पुरानी है, ये वाली थ्योरी 1798 की थ्योरी है, ठीक है। हमें थॉमस माल्थस ने वो वाली चीज नहीं बताई कि हमारे पास टेक्नोलॉजी का इनोवेशन भी होगा। बेसिकली हम जो पढ़ते हैं ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, वी स्टडी मिल्क रेवोल्यूशन, सॉरी, व्हाइट व्हाइट रेवोल्यूशन। ये सब चीजें थॉमस माल्थस ने उस टाइम नहीं सोची, क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी थ्योरी है। बट ये सब चीजें आपको इतना नहीं सोचना है, मैं बस ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। आपको बस एक ही वाली चीज याद रखनी है कि थॉमस माल्थस ने क्या कहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा, अगर हमने एक प्रिवेंशन नहीं रखा, अगर हमने अपनी पॉपुलेशन के ऊपर प्रिवेंशन नहीं रखा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जो हमारी पॉपुलेशन का जो नंबर होगा वो हमारी फूड सप्लाई को ओवर पावर कर देगा, जिसकी वजह से कंट्री में वॉर, फेमाइन्स, ड्रॉट्स, अनरेस्ट, ये सब चीजें आ सकती हैं, ठीक है। अब इन्होंने 3 चीजें कही हैं प्रिवेंटिव चेक्स के लिए, इन्होंने 3 चीजें कही हैं प्रिवेंटिव चेक्स के लिए। ये वाली चीजें, ये जो 3 चीजें हैं, ये आपको अलग से भी 3 मार्कर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, और वैसे भी आपको लिखनी तो है ही, ठीक है। जब भी थॉमस माल्थस का आएगा तो आपको 3 चीजें लिखनी लिखनी है। पहला है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का क्या मतलब है, अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाओ। आई गेस आपने एक वो एड है, काफी पुरानी है, दूरदर्शन में शायद वो आती थी, अब वो सोशल मीडिया पे तो काफी ट्रेंडिंग चल रही है, कि एक फैमिली है, तो उसमें वो 4 लोगों की फैमिली है, तो वो छाता लेके ऐसे खड़े हुए हैं, तो बारिश हो रही है, तो दे ऑल आर प्रोटेक्टेड। बट एक दूसरा टाइप ऑफ सिनेरियो दिखाया गया है कि एक फैमिली जिसमें मदर है, फादर है, और उनके 5 बच्चे हैं, तो जब वो छाता तो एक ही है, तो फिर दे आर नॉट प्रोटेक्टेड लाइक फ्रॉम द रेन। सो ये एक बहुत ज्यादा लाइक एक अवेयरनेस फैलाने वाली एड थी, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये उस टाइम करी गई थी। देन वी हैव यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जस्ट यूज ऑफ कॉन्ट्रा contraceptives, okay, and then we have another is tax disincentives, टैक्स डिसइंसेंटिव्स। हमने इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ा था, फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या था वो, कि जो सरकार है वो लोगों को इंसेंटिव देती है इन द फॉर्म ऑफ मेनी थिंग्स टू कम एट अ प्लेस एंड टू लिव इन दैट प्लेस, सो दैट उस प्लेस की पॉपुलेशन और डेमोग्राफी में चेंज आए और वो ठीक हो जाए, ठीक है। टैक्स डिसइंसेंटिव्स का क्या मतलब है, कि सरकार एक ऐसे रूल निकालती है कि अगर आपके एक बच्चे ज्यादा बच्चा हुआ, तो आपको आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा, या इसमें काफी कुछ प्रॉपर्टी के रूल्स वगैरह भी होते हैं, जैसे कि इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है 1960 का वन चाइल्ड पॉलिसी इन चाइना। इट इज द बेस्ट एग्जांपल। आप चाहो तो आप ये वाला एग्जांपल लिख के आ सकते हो, ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी इन चाइना, जिसमें काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि अगर आपका एक बच्चे ज्यादा बच्चा होगा तो आपको पर टैक्स लगा दिया जाएगा, आपके कुछ लैंड वगैरह को भी ले लिया जाएगा, है ना। सो या दैट्स द थिंग। ओके, इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। देन वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इतना पूछा तो वैसे नहीं जाता है,
बट मैंने इसे तब भी डाल दिया बिकॉज़ यू नेवर नो कि कब कोई चीज़ पूछ ली जाइए, और मुझे ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लगा, और ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है ये भी, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे डाल दिया है। And next question is differentiate between growth and development. And the next is how the actual population growth is measured. So ये वाली चीज तो हमने ऊपर डिस्कस कर ली थी कि कैसे हमारी एक एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर किया जाता है। ओके, छोटा होगा, एक सेकेंड। देन वी विल ड्रॉ द आर पैरामीटर्स वाला सेक्शन, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि आपको ऐसे ही अपने डिफरेंशिएशंस में लिखनी है चीजें, ठीक है ना? तो इससे आपकी ये वाली चीज़ ना यूजी में भी आपको काम आएगी, क्योंकि हम भी उस टाइम लाइक इस टाइम हम भी अपने आंसर्स वगैरह ऐसे ही लिखते हैं। ग्रोथ डेवलपमेंट पैरामीटर्स, ओके। इसमें जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर है, देखो यार, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक पीरियड ऑफ टाइम में होता है, ठीक है? बट इसमें जो कुछ एक दो कुछ खास पॉइंट्स होते हैं। तो पहला तो ये होता है कि चेंज किस टाइप का आ रहा है, चेंज किस टाइप का आ रहा है। ग्रोथ में जब हम बात करते हैं तो इसमें बस एक क्वांटिटेटिव हमें चेंज देखने को मिलता है, क्वांटिटेटिव चेंज, ठीक है? ग्रोथ में हमें बस एक क्वांटिटेटिव चेंज देखने को मिलता है। डेवलपमेंट में हमें क्वालिटेटिव चेंज देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम क्वांटिटी, सिंपल सी चीज़ है, हम इसमें इनकम समझ लो या जीडीपी समझ लो या परचेजिंग पावर पैरिटी समझ लो, हम इस सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। क्वालिटी में बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ है, इंफ्रा एजुकेशन है, और सोशल हार्मनी है ना? डेवलपमेंट में हमारी ये वाली चीज़ें हैं। फ्रीडम है, राइट्स हैं। डेवलपमेंट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, सो डेवलपमेंट तो काफी बड़ा टॉपिक है। देन वी हैव आवर नेक्स्ट पैरामीटर विच इज वैल्यू, ठीक है? वैल्यू, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है? और इसकी वैल्यू न्यूट्रल में जाती है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डेवलपमेंट आप हमेशा पॉजिटिव में ही बोलते हो। इंडिया की डेवलपमेंट कितनी हो रही है, हम कभी ये तो नहीं बोलते इंडिया की डेवलपमेंट कितनी हो रही है, अच्छा इंडिया में इतने 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 हेल्थ सेक्टर्स को बंद कर दिया गया, ये वाली चीज नहीं बोलते। डेवलपमेंट में क्या बोलते हैं कि इतने इतने हॉस्पिटल्स को बनवाया गया, ओके। और ग्रोथ में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कि इंडिया की जीडीपी अब बढ़ चुकी है, या इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी अब कम हो चुकी है। अंडरस्टूड? सो ये होता है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक सिंपल सा डिफरेंशिएशन। ज्यादा से कोई बड़ा डिफरेंशिएशन था नहीं, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इसे डिलीट कर देते हैं पहले। देन वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। ओह, वी वर हैविंग द सेकंड पार्ट आल्सो। एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ मैंने अभी भी सिखाया था। एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, एक होती है आपकी नेचुरल, दूसरी होती है आपकी एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें बात क्या होती है, नेचुरल में तो यार हम बस बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कर सकते हैं। बट आप बताओ कि एक ऐसे मॉडर्न वर्ल्ड में क्या बस इससे क्या बस काम चल जाएगा? हम अब ग्लोबलाइजेशन की तरफ इतना ज्यादा जा रहे हैं कि हमें माइग्रेशन को भी कंसिडरेशन में लेके आना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस इन माइग्रेशन, जिसे हम एमिग्रेशन भी बोलते हैं, इन माइग्रेशन माइनस में आउट माइग्रेशन। सो इससे पता चलता है एक रीजन की एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, देन वी मूव टू आवर लास्ट आंसर विच इज द सेवेंथ आंसर। ओ, ये वाला भी हमने पहले डिस्कस कर लिया था ना ऊपर, कि पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रोथ क्या होती है। सो इसमें भी आप लोग देखो, जब भी डिफरेंशिएशन आएगा ना, चाहे वो आपको ऐसा लगे कि अरे यार ये तो इतना ऐसे छोटा सा ही है, इसमें हम क्या डायग्राम बनाएंगे, नहीं, आपको डायग्राम बनाना है, चाहे वो छोटा सा ही आंसर आपका क्यों ना हो। अंडरस्टूड? ओके, we have here, we will write parameters, then we will have positive growth, then we have negative growth। अच्छा, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, कि क्या लिख सकते हैं हम इसमें, सोचो। चेंज इन पॉपुलेशन, है ना? चेंज इन पॉपुलेशन, इसमें क्या आएगा, बढ़ रही है, इसमें क्या आएगा, घट रही है। अच्छा, दिस इज फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में देखो क्या क्या आ सकता है, हेल्थ बढ़ चुकी है, पब्लिक सर्विसेज अच्छी हो चुकी हैं, राइट? पब्लिक सर्विसेज अच्छी हो चुकी हैं, लाइक माइग्रेशन बढ़ गया है, माइग्रेशन में भी स्पेसिफाई कर देना, इमिग्रेशन बढ़ गया है, ठीक है? वो वाला पॉइंट भी डाल सकते हो कि जो सरकार है
वो टैक्स को डी इंसेंटिवाइज कर रही है टू रिसाइड इन द प्लेसेस ऑफ लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इंसेंटिवाइज। ओके। अच्छा, इसमें क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? नेगेटिव ग्रोथ है, मतलब समझ लो कि डेथ बहुत ज्यादा है, मतलब हेल्थ हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, इंफ्रा अच्छा नहीं है, पब्लिक इंफ्रा अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है, वॉर हो रही है, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिजास्टर्स आ रहे हैं। देन वी हैव सम सॉर्ट ऑफ मोर पॉइंट्स आल्सो जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दीज आर, थर्ड पॉइंट इज सीबीआर एंड सीडीआर। ठीक है, सीबीआर एंड सीडीआर में आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे सीबीआर बढ़ा हुआ है, सीडीआर कम है। ठीक है, इसमें क्या लिखोगे? यहाँ पे सीबीआर कम है, सीडीआर यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ठीक है, और या ठीक है, तो ये भी आपका डन हो चुका है, आपके लास्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रोथ। इसका भी आने के चांसेस कम होते हैं, बट मैंने इसको कुछ कुछ पब्लिशर्स की बुक में देखा था, दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं एक बार करवा दूं। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी समाप्त होता है। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, और आगे हमारे और भी चैप्टर्स अभी आएंगे, अच्छी लगी है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी आपको डाउट आता है, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। मैंने अपनी मेल आईडी दे रखी है, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई अपने आंसर्स वगैरह मेरे से चेक कराने हैं, आपको लग रहा है कि मुझे ये वाले आंसर राइटिंग में मुझे दिक्कत आ रही है, तो उसमें भी आप मुझे अपने आंसर्स को मेल कर सकते हो, एंड आई विल रिव्यू इट, और फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू, बाय। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और देश का नाम रोशन करो। धन्यवाद।